हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट वीडियो का वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा टॉपिक का। तो आज हम लोग ट्रायंगल को कंप्लीट पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि छूट ना पाए, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब एक एक चीज भी छोड़ेंगे नहीं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग ट्रायंगल को शुरुआत करते हैं। आपको बैठना है, चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद टॉपिक को लगाना है, फिर देखना है कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। ठीक, चीजें एक एक आ रही हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल की। ठीक, देखिए ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग को समझना है, आप 10-12 मिनट लेक्चर को देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल एक एक स्टेप टू स्टेप चलना है। देखिए ट्रायंगल को देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना है कि ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें से आया, ठीक है, कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी ये साइडें लिखी हुई हैं, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 3, 4 और 8 है। आपसे ये पूछता है क्या इससे ट्रायंगल बनेगा, क्या ट्रायंगल इससे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि ट्रायंगल पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, एमसीक्यू में, आप देखिएगा उसको सीबीएसई में। तो देखिए ट्रायंगल में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल के, तो पॉसिबिलिटी तब होती है ट्रायंगल की जब ट्रायंगल के एनी टू साइड का सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि कोई भी दो साइडों का सम जो है वो तीसरे से हमेशा ट्रायंगल में ग्रेटर होता है। अगर दो साइडों का सम तीसरे से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी के लिए दो साइडों का सम तीसरे से हमेशा क्या होना चाहिए बच्चा, ग्रेटर होना चाहिए। क्या यहां पे आप देख रहे हैं दो साइडों का सम तीसरे से ग्रेटर है? आप देखिए 3 और 4 का सम 7 होता है, जो कि 8 से ग्रेटर नहीं है। मतलब 3 + 4 जो है वो ग्रेटर, नॉट ग्रेटर है 8 से, सॉरी, हाँ 8 से ग्रेटर नहीं। इट मींस इससे इन साइडों से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही समझना था कि ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी कब होती है और कब नहीं होती है। तो ट्रायंगल पॉसिबल तभी होता है जब दो साइडों का सम तीसरे से क्या हो, ग्रेटर हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए मेनली ट्रायंगल के हम लोग को दो प्रॉपर्टी के बारे में समझना है और हम लोग को 10th में केवल एक ही प्रॉपर्टी पढ़ना है, वो है सिमिलरिटी। देखिए बेसिकली ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, और सेकंड इज सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सेकंड इज सिमिलरिटी। देखिए बेटा कॉन्ग्रुएंसी को आप 9th में पढ़ते हैं, ठीक है, कब कॉन्ग्रुएंट होता है फिगर और कब सिमिलर होता है, इतने बेसिक से बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपको बताऊंगा। देखिए कॉन्ग्रुएंसी तब होती है पॉसिबल जब सेम शेप हो और सेम साइज हो, सेम साइज। लेकिन सिमिलरिटी कब पॉसिबल होती है, जब सेम शेप हो, साइज डजंट मैटर। यहां पे साइज मैटर नहीं करता है, केवल शेप इक्वल हो। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि कॉन्ग्रुएंसी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको ये समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग बात करें सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी में सेम शेप होता है, शेप इक्वल होता है। ठीक, साइज मैटर नहीं करता है। इसमें साइज मैटर करता है, साइज भी इक्वल होना चाहिए और शेप भी इक्वल होना चाहिए। इसीलिए इसमें जो सिमिलरिटी, सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते हैं वो क्या होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। लेकिन सिमिलरिटी में आप क्या पढ़ते हैं, सिमिलरिटी में रेशियो ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए। ऐसी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। ठीक है, कि इसमें साइड एसएसएस में भी चलता है, लेकिन एसएसएस इसमें साइड इक्वल्स नहीं होती, रेशियो ऑफ साइड इक्वल होता है। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड, ये अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसमें रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, एंगल 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 भी इसमें चलता है, आपको पता है कि एंगल एंगल इक्वल होता है। ठीक है, साइड एंगल साइड भी इक्वल होता है। तो ये हम आगे बात करेंगे क्राइटेरिया की। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि दो फिगर सिमिलर क्यों होंगे। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दो फिगर सिमिलर कब होते हैं,
तो दो फिगर सिमिलर तभी होते हैं जब उनका शेप क्या होता है, सेम होता है। शेप क्या होता है, सेम होता है, तो वो दो फिगर क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं। अच्छा, अब हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़नी नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी को हटा देते हैं, हम लोग केवल सिमिलरिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी के बारे में समझाएंगे। देखिए सिमिलरिटी, हेडिंग लगा लीजिए सिमिलरिटी। आप बस इत्मीनान से चीजों को देखें, एक एक चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। तो सिमिलरिटी में हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, टू फिगर सिमिलर होंगे जब उनके सेम क्या होंगे, शेप होंगे। टू फिगर शुड बी सिमिलर व्हेन देयर शेप्स आर इक्वल, शेप्स आर सेम। ठीक, टू फिगर शुड बी सिमिलर व्हेन देयर शेप्स आर सेम, मतलब कि दो फिगर सिमिलर होने चाहिए, कब होने चाहिए, जब उनके शेप क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे आप सर्कल देखते हैं दो, तो एक ये छोटा सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है, क्या बताइए सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे क्योंकि इनके शेप क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे दूसरी बात करते हैं, दो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देखिए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, हालांकि एक बड़ा एक छोटा है। ठीक है, लेकिन दोनों के फिगर सेम है, शेप सेम है। ठीक है, शेप सेम है, तो आप यहां देख रहे हैं कि शेप सेम है बट साइज डजंट मैटर, साइज सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है तब भी वो फिगर क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। जैसे मान लेते हैं टू स्क्वायर ले लें या टू रेक्टेंगल ले लें, ये दो स्क्वायर मैंने ले लिए, एक ये स्क्वायर ले लिया, एक ये स्क्वायर ले लिया। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लें, एक ये रेक्टेंगल आपने ले लिया, एक ये रेक्टेंगल ले लिया आपने। ठीक है, तो ये फिगर आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि इनके शेप इक्वल है, शेप सेम है। ठीक, फिगर आर सिमिलर because their shape are same, because their shape are same, क्योंकि इसके शेप समान है, शेप इक्वल है, इसलिए फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए तो फर्दर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए जब किसी के शेप सेम होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल, तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए अगर हम लोग बात करें स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, सर्कल की, तो इनसे हम लोग सीखते क्या है, हम लोग शेप जब सेम होता है, ठीक है, तो होता क्या है, देखिए किसी का शेप तभी सेम होगा जब उसके एंगल इक्वल होंगे, उसके वर्टेक्स एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके अगर वर्टेक्स एंगल इक्वल है, कोने वाले एंगल इक्वल है, तभी तो उनका शेप सेम जाएगा। जैसे आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं, तो दो ट्रायंगल के सेम शेप तभी होंगे जब दोनों के वर्टेक्स एंगल इक्वल होंगे। भाई एक अगर आप ट्रायंगल 60-60 का बना रहे हैं, दूसरा भी 60-60 का बनाएंगे, तभी तो जो उसकी ज्योमेट्री है वो सेम होगी, होगी कि नहीं होगी। वो फिगर बड़ा हो सकता है, वो फिगर छोटा हो सकता है, लेकिन शेप तभी सेम होगा जब उसके वर्टेक्स एंगल इक्वल होंगे। तो यहीं से कंक्लूजन ये निकला कि सिमिलरिटी तभी पॉसिबल होगी जब उनके एंगल इक्वल होंगे, और यहीं से हम लोग पढ़ते हैं सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए अब हम लोग ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़ेंगे और उसके क्राइटेरिया समझेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, ट्रायंगल में सिमिलरिटी कब पॉसिबल होती है। देखिए तो समझेंगे सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। देखिए बच्चों, सिमिलरिटी इन ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में सिमिलरिटी कब पॉसिबल होती है, जब पहला क्राइटेरिया दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, आर सेम। सेकेंड बात करेंगे दियर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स, दियर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, आर इक्वल कह लीजिए, दियर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। ये उसकी रेशियो ऑफ साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वहां पे क्या होगा, आपकी सिमिलर होंगे फिगर। जैसे जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा, ठीक, अगर दूसरा होगा तो पहला भी पॉसिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, ये देखिए आप एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये दो फिगर लिखे एबीसी,
और पी क्यू आर। देयर आर टू फिगर आर गिवन बिलो, यू कैन सी दैट। ठीक, if their corresponding angle are equal, angle A is equals to angle P, angle A is alpha and angle P is also alpha, angle B is beta and angle Q is also beta, and angle C is gamma and angle R is also gamma. Here you can see that their corresponding angle are equal, so you can say that these figure are similar. आप देख सकते हैं कि यहाँ corresponding angle equal है। देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, बोथ आर अल्फा। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, बोथ आर बीटा। एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, बोथ आर गामा। देखिए तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तब आप कह सकते हैं कि ये जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखिए करस्पॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग जब है, जैसे मान लीजिए एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या था, पी था, तो आप ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल पी पहले लिखेंगे, बी के करस्पॉन्डिंग क्या था, क्यू था, तो क्यू लिखेंगे, सी के करस्पॉन्डिंग क्या था, आर लिखा, आर था, इसलिए आर लिखेंगे। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इतनी बारीकी से चीजें शायद ही आपको कोई बताए। ठीक, तो इसलिए चीजों को बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, बहुत से लोग बताते हैं, बहुत से लोग नहीं बताते। ठीक, तो ये होता है करस्पॉन्डिंग का मीन्स। ठीक, अब आप देखिए अगर ये एंगल इक्वल है तो आप जानते हैं इसके सामने साइड इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन उनके रेशियो इक्वल हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें कि एंगल अल्फा के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो आप कहेंगे बीसी। एंगल अल्फा के इसमें करस्पॉन्डिंग साइड क्यों है, क्यू आर। ठीक, एंगल बीटा के करस्पॉन्डिंग साइड एसी, और बीटा के करस्पॉन्डिंग इसमें पी आर, और गामा के करस्पॉन्डिंग बी ए, इसमें गामा के करस्पॉन्डिंग क्यूपी। तो ये देखिए रेशियो ऑफ साइड इक्वल होता है। तो ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़ते हैं तो दो चीजें हम लोगों को समझना जरूरी है कि या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे या उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, या नहीं कह सकते, इधर नहीं कह सकते, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ठीक, अगर एक चीज होगी तो दूसरी चीज अपने आप होगी, या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो रेशियो ऑफ साइड अपने आप इक्वल होंगे, और अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम हुई, ठीक है, जिन्हें थर्स नामक एक वैज्ञानिक ने दिया, और उसे कहा गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, तो हम लोग बीपीटी को समझेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है, ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी तभी होती है जब ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में उनकी दो साइडों का सम जो होता है तीसरी साइड के इक्वल होती है। कोई भी दो साइडों का सम तीसरी साइड के क्या हो, इक्वल हो, एनी टू सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देन फर्दर हम लोगों ने जाना कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कब होते हैं, फिगर कब सिमिलर होते हैं, तो फिगर तभी सिमिलर होते हैं जब क्या होता है, जब उनके शेप सेम होते हैं तो फिगर सिमिलर होते हैं। तीसरा हम लोग ने ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़ी, और ट्रायंगल में सिमिलरिटी में दो क्राइटेरिया हम लोगों ने जाने, ठीक, कि उनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इतना हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग और जानेंगे। हालांकि एक चीज और कभी कभी पूछी जाती है, मैंने सैंपल पेपर में देखा था क्वेश्चन में, कि ट्रायंगल को पहचानना सीखा जाता है कि ट्रायंगल कौन सा है। तो इसका भी आप एक क्राइटेरिया लिख लें। हालांकि ये मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन देख लीजिए ये सब चीजें छोटे क्लासों में बताई जाती हैं, ठीक, लेकिन वो टाइम के ड्यूरेशन के कारण बच्चा भूल जाता है। तो देखिए समझिए, ट्रायंगल साइड्स के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए उसकी साइड दी गई है, ए बी दी गई है, बी सी दी गई है और सी ए दी गई है। ठीक, ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है हमको, और ट्रायंगल की तीनों साइड से हम लोग को ये बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, तो हम लोग को ये बताना है कि ट्रायंगल ये कौन सा होगा, इसकी साइड्स गिवन होगी। तो इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स is equals to the third side, and you know really well
कि दो साइडों के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के इक्वल होता है तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और पाइथागोरस किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। सो यू कैन से दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो मतलब क्या है, दो साइड के स्क्वायरों का सम अगर तीसरे के इक्वल है तो आप ये कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन अगर दो साइड के स्क्वायरों का सम, दो साइड के स्क्वायरों का सम तीसरे से लेस देन है तो आप ये कहेंगे कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हम लोग बात करें, अगर दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरे से ग्रेटर है तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, और यही मैं समझाना चाहता था। आप देख रहे हो मैं एक छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ना चाहता ताकि आपके एग्जाम में कुछ ऐसा ना हो जो आपको ना आता। ठीक है, वो चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 8 नंबर का हो। देखिए, इसके बाद हम लोग ने ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ ली थी। अब हम लोग बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे और बीपीटी थ्योरम को समझेंगे, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बीपीटी थ्योरम, इसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए बीपीटी थ्योरम में यह बताया गया, पहले मैं आपको उसका समझा देता हूं। जैसे थेल्स ने बताया कि अगर हम लोग किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींच लें और वो दोनों साइड को ब्रेक करे, काटे। जैसे मान लीजिए बीसी के पैरेलल मैंने ये डीई खींच ली, अगर ये खींच ली, देखिए तो बीपीटी थ्योरम में ये बताया गया कि अगर एक साइड के पैरेलल आपने ट्रायंगल में दूसरी साइड खींच ली और वो जो रिमेनिंग टू साइड है उनको ब्रेक कर रही, काट रही है, तो उनके रेशियो सेम होते हैं, उनके साइड्स के इक्वल रेशियो में वो डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो में। जैसे मान लीजिए एडी और डीबी का रेशियो, ठीक, एईईसी के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही अगर साइड इधर से कटी हो, ये एबीसी है, और यही इधर से कटी हो, ऐसे ब्रेक हुई हो डीई, तो अब ये साइड इक्वल होंगी, ये बीई ईसी के इक्वल होगी और बीडी और डीए का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड ड्रॉ की जाती है और वो अगर दो साइड, रिमेनिंग दो साइड को ब्रेक करती है तो वो सेम रेशियो में ब्रेक करेगी, सेम रेशियो में। जैसे मान लीजिए ये बीडी और डीए का रेशियो है, ये बीई और ईसी के रेशियो में ब्रेक करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि थेल्स ने बताया कि अगर इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पैरेलल ऑफ वन साइड intersect two other remaining side, then you can say that these lines, parallel line are divide in both line in same ratio। ठीक, जो पैरेलल लाइन होगी वो रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, सेम अनुपात में क्या करेगी, काटेगी। बात समझ में आ गई होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं भाई, इसको बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करके समझते हैं। तो करना क्या है, हम लोग को एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक, ये देखिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लिया और इसमें एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, हम लोग टू प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है, ठीक, सिद्ध करना है जिसे बोलेंगे हम लोग। क्या प्रूफ करना है कि एडी और डीबी का रेशियो, एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। एई और ईसी के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखिए जिसे हम लोग रचना कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप बीई को मिला ले और डीसी को मिला ले, इधर से एक हाइट ड्रॉ कर दे, इसमें परपेंडिकुलर डाल दे ताकि ट्रायंगल का एरिया निकालने में आसानी हो, क्योंकि एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। तो इधर भी एक हाइट ड्रॉ कर दे
ठीक, ये देखिए, है ना। तो हम लोग ने किया क्या, मीट, समझिए, मीट डीसी एंड बीई एंड द परपेंडिकुलर एफ जी डी एफ एंड ई जी, ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए। अब देखिए प्रूफ समझे, ठीक, प्रूफ समझे, जिसे हम लोग उत्पत्ति कहते हैं। देखिए हम लोग को क्या करना है कि एक एक ट्रायंगल का एरिया निकालना, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया में ही साइड आएगी और फिर इसको डिवाइड करेंगे तभी रेशियो बनेगा, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है, रेशियो ऑफ साइड। समझिए, मैं चीजों को इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा कि जो टफेस्ट चीजें भी होंगी वो इतनी आसानी से आपको समझ में आएंगी। देखिए, तो डीबीटी थ्योरम आपकी आ सकती है। तो देखिए हम लोग अगर एडीई का एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एडीई का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस। अब देखिए बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता है, तो बेस तो वही लेते हैं जिसपे हाइट होती है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालना है तो हम इसका बेस बीई लेंगे, क्योंकि हाइट किस पर है, सॉरी बेस हम लोग बीसी लेंगे क्योंकि हाइट पर किस पर है, बीसी पर ही है। जिस पर हाइट होती है वही बेस लेते हैं, क्योंकि बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। ठीक, बेस और उसके साथ वाली हाइट। तो देखिए अब जैसे हाइट इस पे भी है इस पे भी है, तो आप कोई भी एक ले लो। जैसे बेस हमने एक बार एडी ले लिया, तो हाइट कौन सी लेंगे, ईजी। ये कंडीशन 1 बन गई। अगर हम दोबारा लगा लें, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग एडीई के साथ वाला नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने हैं, डीईबी का, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया डीईबी, डीईबी 1/2 बेस, बेस इसमें क्या है डीबी, और हाइट इसमें भी वही लेंगे क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर दूर है तो क्या हुआ, लेंगे तो हाइट वही ईजी। ये सेकंड कंडीशन बन गई। ठीक, अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देखिए पहले हम लोगों ने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला और इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, अब फिर इस ट्रायंगल का निकालेंगे, इस ट्रायंगल का निकालेंगे, लेकिन अब की बेस ये लेंगे क्योंकि बेस हमको एडी और डीबी चाहिए। देखिए एडी और डीबी चाहिए, फिर एई ईसी चाहिए, तो फिर अब की निकालेंगे तो बेस एई लेंगे, फिर इसका बेस इसका एरिया निकालेंगे तो बेस ईसी लेंगे। तो देखिए, तो फिर निकालेंगे अगेन एरिया किसका, एडीई का, एडीई 1/2 बेस, बेस एई इंटू हाइट डीएफ, दैट इज कंडीशन नंबर 3rd। एंड 4th इज एरिया डीईसी, डीईसी 1/2 बेस, बेस क्या है ईसी, और हाइट बेटा आपकी क्या हो जाएगी, डीएफ हो जाएगी। बताइए ओके। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देखिए डिवाइड करने पर ईजी जी कैंसिल हो जाएगा, एडी और डीबी आ जाएगा, एडी और डीबी हमको लाना है, इधर एईईसी लाना है, तो एईईसी इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, क्लियर, वी गेट, नाउ वी गेट, डिवाइड किया हम लोगों ने एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईबी, ये आ गया 1/2 बेस एडी, और हाइट आ गई आपकी ईजी, यहां भी 1/2 बेस डीबी और हाइट आ गई आपकी ईजी। यहां पे देख लीजिए एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी 1/2 बेस एई और हाइट डीएफ आ गई आपकी, यहां पे 1/2 बेस ईसी और हाइट आ गई आपकी डीएफ। देखिए डीएफ डीएफ हाफ हाफ कैंसिल, तो ये आया एई अपॉन ईसी, ये आया, यहां हाफ हाफ ईजी ईजी कैंसिल, तो अभी ये आपका आ गया एडी अपॉन डीबी, डीबी, और देखिए यही हमको इक्वल करना था, एडी डीबी एईईसी, एडी डीबी एईईसी बस। लेकिन ये इक्वल तो तभी होंगे जब इधर वाले इक्वल हों, इधर वाले। अच्छा इधर वाले को आप ध्यान से देखिए तो एडीई और एडीई तो सेम है, नीचे वाले अगर आपस में सेम हो जाए, ठीक है, डीईबी और डीईसी, ये देखिए
डीई बी और डीई सी, ये दो ट्रायंगल है। अब आप एक थ्योरम समझिए, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको अलग से बना के आपको चीजें बताता हूं। देखिए, एक ले आपने ये डी ई बी और डी ई सी, ये है आपका। अब समझिए बेटा, देखिए अब आपने थ्योरम ये पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस से, ठीक, टू ट्रायंगल हैविंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, मतलब दो ट्रायंगल जो कि एक ही बेस से बनाए जाए, एक ही बेस से, देखिए एक ही बेस से एक ये ट्रायंगल बनना, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों के बेस डीई है, दोनों के बेस क्या है, डीई है। तो इसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस से हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। टू ट्रायंगल हैविंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। देखिए तो लिखेंगे टू ट्रायंगल हैविंग ऑन सेम बेस and between parallel lines are equal in area, in area मतलब इन दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। डीई बी और डीई सी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया डीई बी और एरिया डीई सी का इक्वल होगा। इट मींस आप क्या कह सकते हैं फिर, ये जो आपकी ये बनी है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एरिया हमारा ए डी ई और एरिया डी ई बी है, इसका रेशियो है ए डी अपॉन डी बी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। और एरिया ए डी ई और एरिया डी ई सी है, ठीक। इस डी ई सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो प्रूफ कर चुके हैं चीजें, ठीक है। ए ई अपॉन ई सी, इसको इक्वेशन नंबर 6 मानेंगे, फ्रॉम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 7 और इसको हम लोग 7 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए, अब आपकी लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो ये राइट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 ये साइडें आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ए डी और डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, कहने का मतलब यह है कि अगर एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए तो वो रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में बांटती है, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाती है, यही थेल्स थ्योरम कहते हैं इसे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन देखेंगे धमाकेदार तरीके से, ठीक है। पूरे ट्रायंगल को बहुत अच्छे ढंग से खत्म करना है, बहुत अच्छे ढंग से चीजों को तैयार करना है। देखिए एक भी क्वेश्चन हमारा रह न जाए ऐसा कि जो हम लोग को ना आता हो। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बीपीटी थ्योरम को अच्छे समझ गए, ठीक। इसके बाद इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। कन्वर्स में मैं आपको बता दूं, इसी का कन्वर्स आप याद रखेंगे, तो देखिए समझेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये है, जैसे आपने अभी बीपीटी में पढ़ा कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाए, एक लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ की जाए तो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब इसका कन्वर्स क्या है कि अगर एक लाइन है जो कि सेम रेशियो में डिवाइड करी तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। इफ अ लाइन डिवाइड टू लाइन ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन इट विल पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन इट विल पैरेलल टू द थर्ड साइड। यदि एक रेखा जो कि ट्रायंगल की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रही है, इसका मतलब वो तीसरी भुजा के क्या होंगी, समांतर होगी। मतलब कि इस बार अगर रेशियो इक्वल है, ठीक है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक, फालतू में टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। डीई पैरेलल होगी किसके, बीसी, ये कहने का मतलब है डीई पैरेलल किसके होगी, बीसी के। तो ये आप कन्वर्स याद रखिए, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए
अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन सीखते हैं एक एक अच्छे ढंग से। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन जो हम लोग मेन है वही सीखेंगे, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर सेम होंगे क्वेश्चन तो उसको स्किप करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल में एक साइड डीई खींची है। क्या खींची है? डीई, समझिए डीई एक साइड खींची है, 1.5 है, 1.5 1 सेंटीमीटर, और अगला है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और बीसी, ये ईसी निकालना है। और गिवन क्या है? गिवन है डीई पैरेलल है बीसी के। देखिए गिवन, ठीक, फाइंड दैट बोले तो ज्ञात करना है, गिवन बोले तो दिया है, और सॉल्यूशन मतलब हल। ठीक, देखिए तो गिवन क्या क्या है? गिवन है एडी, एडी कितना है? 1.5, और क्या है? डीबी, डीबी कितना है? 3 cm, एई, एई कितना है? 1 cm, और डीई पैरेलल दी गई है बीसी के। मेन बात यह है, ठीक, फाइंड क्या करना है? ईसी फाइंड करना है। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, देखिए डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप लिखेंगे डीई इज पैरेलल टू बीसी, और डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो आप जानते हैं थेल्स थ्योरम लग जाएगी या बीबीडी थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, तो बस लिखेंगे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो ऑफ साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो मतलब एडी और डीबी का रेशियो, इधर एई और ईसी का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम बीपीटी थ्योरम, आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। बीपीटी थ्योरम से अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ की है तो उसका रेशियो ऑफ साइड क्या होगा? इक्वल होगा बच्चा। ठीक है, तो अब एडी कितना है? 1.5, डीबी कितना है? 3, एई कितना है? 1, और ईसी हम लोग को फाइंड करना। पॉइंट हटाया, 30 आ गया, 15 बन जा, 15 2 जा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, देन यू विल गेट ईसी इज इक्वल टू 2 cm। ईसी कितनी आ गई बेटा? 2 सेंटीमीटर आ गई, और यही आपको निकालना था। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट के में 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट का सेकंड, तो हम लोग आप सेकंड देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? एक ट्रायंगल दिया गया PQR, ये आपको बनाना है। ट्रायंगल PQR मैंने बना लिया। अब देखिए PQR बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। PQR में क्रमशः बिंदु PQ और PR पर E और F है। PQ और PR पर E और F है। ठीक है, एक E है, एक F है। ठीक, E और F स्थित है। अब बताइए कि क्या, ठीक है, EF पैरेलल होगा QR के? देखिए वेदर क्या EF पैरेलल होगा QR की, ये हमको प्रूफ करना है, फाइंड करना है, मतलब कि ठीक है कि क्या EF पैरेलल होगा QR के। मतलब आप देखिए EF पैरेलल QR के कब होगा? जब उनका रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा, तभी पैरेलल होगा कि नहीं होगा। यही हम लोगों ने कन्वर्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कन्वर्स में मैंने क्या पढ़ा था कि अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल है तो लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, और लाइनें अगर पैरेलल है तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि EF पैरेलल होगा QR के कि नहीं होगा। इसमें 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट आपका क्या दिया गया है? वी हैव PE इज 3.9 cm, EQ इज 3 cm, अगला है PF इज 3.6 और FR इज 2.4। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है कि इसको देखना है, चेक करना है कि EF के पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे? रेशियो ऑफ साइड निकालेंगे। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ साइड। पहले हम लोग रेशियो ऑफ साइड निकालेंगे PE और EQ का। PE और EQ का, तो PE EQ का देखिए, PE EQ का, तो PE 3.9 है, EQ 3 है, पॉइंट हटा, 0 बढ़े, 3 से कट किया 13 और 3 से कट किया 10 आ गया। ठीक, देन फिर हम लोग इधर वाली साइड का PF और FR का रेशियो निकालेंगे। PF अपॉन FR, PF इज 3.6 एंड FR इज 2.4, पॉइंट हटा,
12 3 जा 12 2 जा 3/2। अब देखिए इनका रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ पीई इक्यू नॉट इक्वल टू पी एफ एफ आर, मतलब रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। और रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, देन वी कैन से दैट देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यू कैन से दैट, ठीक है, आप बीपीटी के थ्योरम के कन्वर्स से कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल नहीं होगी क्यू आर के, क्योंकि कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये आपका कहता है कि अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल है तो ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, और अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल नहीं है तो लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होंगी। आप देख सकते हैं यहां पे रेशियो ऑफ साइड आपस में इक्वल नहीं है, और अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल नहीं है तो इट मींस यू कैन से दैट दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, ये रेखाएं जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, ये पहला था, इसका दूसरा देखिए आप, ठीक है। देखिए सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका जिसमें पीई आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, क्यूई आपको 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, पीएफ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, और एफ आर या आर एफ आपको कितना है 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो फिर रेशियो ऑफ साइड निकालें, तो फिर रेशियो ऑफ साइड निकालेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और फिर लिखेंगे रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड्स। तो रेशियो ऑफ साइड लिखेंगे तो पीई और EQ का रेशियो निकालेंगे। पीई EQ का रेशियो, पीई है 4, EQ है 4.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, 5 8 जा 5 9 जा 8/9 आ गया, ठीक। फिर आप अगला रेशियो निकालेंगे, अगला क्या है PF और RF का रेशियो, तो PF और RF का 8/9 ऑलरेडी है ना। आप देख सकते हैं कि यहां पे रेशियो ऑफ साइड इक्वल है, ठीक है, PE EQ PF RF, देखिए यहां पे रेशियो ऑफ साइड इक्वल आ गया, रेशियो ऑफ साइड इक्वल आ गया। अब आप कह सकते हैं कि EF और QR आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, तो लिखेंगे देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक, EF पैरेलल होगा किसके, QR के, बताइए पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो आपने ये जाना कि अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल है तो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, और अगर रेशियो ऑफ साइड इक्वल नहीं है तो लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए